हेलो हेलो। मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमने सारी थ्योरी रिएक्शंस देख ली हैं। अभी सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद इस चैप्टर के अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है और कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज, जो ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम का वो कैसा होता है नेचर में? एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या एम्फोटेरिक होता है? बहुत ईजी आंसर है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? उसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3। अब ये जो हमारा ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कैसा है? एम्फोटेरिक। मतलब क्या हुआ? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और हमारा बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। इसका दोगुना नेचर होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आप कहोगे कि मैम क्लास 9th में पूछना चाहिए था। क्लास 9th में पढ़ चुके हो ना थोड़ा सा, क्योंकि हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं और एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो क्या होगा? देखो एलॉय किसका एग्जांपल है? इमल्शन है। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन किसका एग्जांपल है? कोलॉइड्स का। कोलॉइड्स हमने क्लास 9th क्लास में पढ़े थे, तो कोलॉइड्स तो नहीं होता। जेल भी नहीं है, कोलॉइडल सॉल्यूशन तो नहीं है। क्या बचा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक समान। जब मिक्स करने के बाद जब हम देखते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को तो उसमें कोई डिफरेंट बाउंड्रीज हमें नहीं दिखाई देती। जैसे स्टील, जो हमारा स्टील होता है उसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट मेटल्स एडेड होती हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है। क्या हमें पता चलता है स्टील को देखने के बाद कि इसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटिंग ऑन गैल्वेनाइज्ड आयरन इज। गैल्वेनाइजेशन को हम यूज करते हैं रस्टिंग से आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना है तो कोई और अदर मेटल की अगर हम लेयर लगा देते हैं तो हमारा आयरन को हम उस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो कौन सी मेटल यूज करते हैं हम? जिंक। इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है गैल्वेनाइजेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम कौन सी मेटल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेटल विच अकर इन फ्री स्टेट। हमने दो टाइप की स्टेट्स पढ़ी थी, एक हमारी कंबाइंड स्टेट, दूसरी फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट का ही एक और नाम होता है, इसको हम फ्री स्टेट जो होती है हमारी उसी का ही दूसरा नाम होता है नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट। अब नेटिव स्टेट में कौन रहेगा? जो पहले से ही स्टेबल है। जैसे कि जो जितनी भी हमारी स्टेबल मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये क्या होती है? स्टेबल होती है, इस वजह से फ्री स्टेट में रह सकती है। तो सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव होता है, तो ये भी नहीं। एंड ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम जो है हमारा क्या होगा? काफ़ी स्टेबल है, इस वजह से फ्री स्टेट में मिलता है। अब अगर आपको सिंबल नहीं पता प्लैटिनम का तो यहाँ आ सकती है प्रॉब्लम। तो सारे सिंबल्स आपको जो इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके पता ही होने चाहिए। अगर अभी सिंबल्स नहीं भी पता तो मेन का तो आपको पता होना चाहिए, बट चैप्टर नंबर 5 के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम सारे सिंबल्स, सारे एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। टोटल 118 एलिमेंट्स को हम लर्न कर लेंगे टिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नॉन मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि जितनी जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, वो गुड कंडक्टर नहीं होती। ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ना ही वो हीट को कंडक्ट करती हैं। बट एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है। हमने देखा है कि साइंस में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर जगह आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसी नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वो क्या है? ये मैंने आपको क्लास में जब पढ़ा रही थी चैप्टर तो मैंने आपको बताया था। जो कार्बन होता है हमारा, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। कार्बन हमारे अर्थ पे दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है हमारा डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। अब जो डायमंड है, कार्बन क्या है? अपने आप में कार्बन इज अ नॉन मेटल।
कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल होके भी कार्बन का दूसरा फॉर्म यानी कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट वाला फॉर्म क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के केस में बॉन्डिंग आपस में इस तरीके से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता ही नहीं है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं होगा, आयरन एंड लेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है, नाइट्रोजन तो चलो नॉन मेटल है, बट जो आयरन है हमारा, ये क्या है, ये तो हमारा मेटल ही हो गया। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन क्या है, देखो हमारे पास जिंक मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसकी रिएक्शन हमने कराई कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक्वा स्टेट में है, पानी में डिसॉल्व्ड है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट। तो क्या होगा, हमें रिएक्शन होती है हमारे पास, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक क्योंकि क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है हमारे कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट में से जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में हमारा कॉपर एज अ सॉलिड हमें बाहर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की हमारी रिएक्शन होती है। ये किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। बट अब ऐसा कहा गया है कि रिवर्स क्यों नहीं पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद है, राइट। अब क्योंकि ये जिंक से कम रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट में से ये जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, अगर ऐसा आता है तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्लियर। तो इस केस में आपको सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव रीजंस एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स। एल्यूमिनियम हमारा काफी रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम उसको फूड में पैकिंग के लिए यूज करते हैं। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है। दूसरी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ मुझे कौन सी थी, हमने मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा था। हम जो एल्यूमिनियम फॉइल घर में यूज करते हैं वो क्या होता है, शीट्स की फॉर्म में होता है ना। शीट्स की फॉर्म में जिस भी मेटल को हम कन्वर्ट कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। इसी वजह से दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी इसकी, एक तो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, दूसरा शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तीसरा जो एल्यूमिनियम हमारा थर्मल कंडक्टर भी तो होता है। अब जो मेन बात है, रिएक्टिविटी की यहाँ पे बात की गई है कि रिएक्टिव है फिर भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। क्या होगी, नॉन रिएक्टिव। अब क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है तो फर्दर इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एक नॉन रिएक्टिव लेयर इसके ऊपर बन चुकी है। यही रीजन है कि हम एल्यूमिनियम को बहुत इजीली किसके अंदर यूज कर सकते हैं, एज अ फूड रैपिंग मटेरियल। नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। जब कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो जो कैल्शियम है वो पानी पे फ्लोट करने लगता है। इसका क्या रीजन है, बबल्स बन रहे हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, देखो सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिख के आना कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे जो कैल्शियम के सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कैल्शियम फ्लोट करेगा। आपको यहाँ पे रिएक्शन भी लिखनी है। क्या लिखोगे, कैल्शियम की रिएक्शन किससे कराई हमने, वाटर के साथ। हम जब भी मेटल की रिएक्शन किसी वाटर के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसी मेटल का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, साथ में क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन
गैस रिलीज होगी। यही रीजन है हमारा किसका, कैल्शियम के फ्लोट करने का। तो आपको रिएक्शन भी वहां पे लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये जो आपका फ्लो चार्ट है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, आपको ध्यान होना चाहिए। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इन दोनों का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, छोटा साइज का। तो जो हमारे लो रिएक्टिविटी की मेटल्स होती है कहाँ से पता चलेगा हमें, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। सबसे पहले जो उसके सल्फाइड ओर्स होंगे उसकी हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के केस में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके केस में हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे एयर की प्रेजेंस में, उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका मेटल ऑक्साइड आना चाहिए यहाँ पे, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा ना, रिडक्शन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स फॉर द मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड फॉर द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है, वहीं से ही उठाया गया है। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्टली डायग्राम इसका जो फ्लो चार्ट है ये भी आपसे पेपर में बनवाया जा सकता है। देखो ये सीबीएसई 2018 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया था। पहला था हमारा लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, फिर मीडियम एंड देन हाई रिएक्टिविटी वाली। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे लो और मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स का एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है थ्रू फ्लो चार्ट। तो पहले अगर हम देखें मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी को, तो वो जो मेटल्स होती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली वो या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या फिर सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। अगर वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उनकी हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। कैसे याद किया था हमने, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारी मेटल सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसकी हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अब कैल्सिनेशन में हमने क्या किया था, लेस अमाउंट ऑफ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई थी। एंड रोस्टिंग के केस में हमने क्या किया था, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई थी। अब जैसे ही दोनों के ही क्या बन जाएंगे, कैल्सिनेशन करेंगे तो भी एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, रोस्टिंग करा रहे हैं तो भी एयर यानी कि ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हो रही है। तो फाइनली चाहे हम रोस्टिंग कराएं चाहे हम कैल्सिनेशन कराएं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, उसी मेटल का ऑक्साइड ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, तो ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही हम मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी, मेटल बच जाएगी। रिडक्शन ऑफ मेटल करते ही उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर देंगे, हम रिफाइनिंग करेंगे और हमारे पास प्योर मेटल मिल जाएगी। ये था आपका मीडियम रिएक्टिविटी वाला। अब देख लेते हैं एक बार लो रिएक्टिविटी के केस में क्या होगा। लो रिएक्टिविटी के केस में मेटल्स हमारी सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है यहाँ पे। अब इसकी क्या करेंगे, हमें पता है सल्फाइड ओर के केस में हमें क्या करनी होती है, रोस्टिंग करनी होती है। रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनने वाला है, मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका हम क्या करेंगे, फर्दर रिडक्शन करेंगे एंड रिफाइनिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, पहले भी हमने पढ़ा है। अभी हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। लिस्ट 4 वेज बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं, एक आध एमसीक्यू ले लिया ताकि उसकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस आपकी छूटे नहीं, क्योंकि सीबीएसई में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है।
तो लिस्ट 4 वेज बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था पेंट्स, पेंट अगर कर दिया जाए तो हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था ऑयल का अगर हम यूज करें, ठीक है, ऑयलिंग कर दे सरफेस की, ठीक है, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा था हम अगर जिंक की लेयर चढ़ा दे आयरन के ऊपर, जिंक की लेयर को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है गैल्वेनाइजेशन, क्या सिर्फ जिंक मेटल को ही हम चढ़ा सकते हैं दूसरी आयरन या फिर किसी और मेटल के ऊपर, नहीं, दूसरी मेटल्स भी हैं जिसकी लेयर को हम चढ़ा सकते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमारे पास 4 प्रोसेसेस है। देखो, जो गैल्वेनाइजेशन है वो भी हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, बट गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जिंक की प्लेटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम अदर मेटल्स को क्या कराते हैं, चढ़ाते हैं, बोलते हैं ना इसका इसके ऊपर पानी चढ़ा हुआ है, वो पानी कैसे चढ़ा, मेटल की एक लेयर लगा रखी है ना दूसरी अदर मेटल के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ताकि डायरेक्टली हमारा जो आयरन है वो एयर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली ना आए और हमारा रस्ट से वो प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन कोरोजन। अब ये तो बहुत आसान है, स्लो ईटिंग अप ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कोरोजन, तो ये हमें सबको पता है। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, देखो ये सीबीएसई 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कोल्ड। कोरोजन ऑफ आयरन को बोलते क्या है, रस्टिंग बोलते हैं। बहुत क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लोगे थोड़ा सा, अगर आपने 10-12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डरने वाली बात है ही नहीं, बस आपको रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर की कोरोजन को कैसे पहचानेंगे, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है ना उसमें, ब्लैक, क्यों, सिल्वर सल्फाइड की प्रेजेंस में, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनने की वजह से, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारा, वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम क्यों है कोरोजन ऑफ आयरन, क्योंकि हमारा जो आयरन है अगर वो ऐसे ही रस्ट होता जाएगा, वो खराब हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, तो वेस्टेज हम नहीं चाहते, हमारा पैसा वेस्ट हो, हमारा मटेरियल वेस्ट हो, तो इसी वजह से सीरियस प्रॉब्लम है काफ़ी। इतने बड़े बड़े जो रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, रेलवेज में कितना सारा आयरन यूज़ हो रहा है, बाकी अदर जो घर में हाउस होल्ड चीज़ें हैं उसमें भी आयरन का यूज़ होता है, तो हम नहीं चाहते कि टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद वो उसकी रस्टिंग हो जाए और वो ख़राब हो जाए, तो इससे हमारा वेस्टेज ही है, मटीरियल आयरन का भी वेस्टेज है और हमारे पैसे का तो वेस्टेज है ही है। इस वजह से कोरोजन को क्या माना जाता है, सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन को कैसे प्रिवेंट करें, जैसे अभी हमने इसमें देखा, पेंट लगा के, पेंट का यूज कर सकते हैं हम, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये 4 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। छोड़ना